अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30 को पढ़ लेते हैं। ठीक है नाजरीन, तो आज का जो सबक है एक गज़ल है। क्या है? गज़ल। नाजरीन हमने गज़ल यानी गज़ल किसे कहते हैं हमने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था। तो जो लोग हमारी पिछले वाली वीडियो को यानी 27 और 28वां चैप्टर को नहीं देखे हैं तो फ़ौरन जाइए और उस चैप्टर को देखिए और वहाँ पर जा कर के अच्छे से समझ लीजिए कि गज़ल किसे कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आज का जो सबक है वह गज़ल है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे लेकिन ज़्यादा तफसीली नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर ज़्यादा तफसील करेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा यानी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में यानी थोड़ी सी बता देंगे गज़ल की तारीफ़ क्या होती है। अगर आपको तफसील के साथ समझना है तो आप उस वीडियो में जाकर के बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो ठीक है नाज़रीन, बिला ताख़ीर आइए हम लोग आज के सबक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग मुसन्निफ़ को जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवालात मुसन्निफ़ के बारे में यानी राइटर के बारे में ही आता है, इसलिए उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, चैप्टर नंबर 29 गज़ल है, चैप्टर नंबर 30 गज़ल है। नाजरीन हम दो चैप्टर यानी आज का वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को एक साथ पढ़ लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को एक साथ पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30 इन दोनों की जो राइटर है, इन दोनों की जो मुसन्निफ़ है वो एक ही है। कौन है? ये अहमद फराज। इन दोनों चैप्टर के लिखने वाला अहमद फराज ही है, इसलिए हम लोग इस छोटे से वीडियो में दो चैप्टर को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, चैप्टर नंबर 29 चैप्टर नंबर 30 गज़ल है और इसके मुसन्निफ़ इसके राइटर देख लीजिए, मुसन्निफ़ अहमद फराज। कौन है? अहमद फराज। अब पैदाइश देखते हैं, पैदाइश 1933 को पेशावर में हुई थी। कहाँ पे? पेशावर। और ये पेशावर जो पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं, इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी, कम उम्री में ही शेर व शायरी शुरू कर दिए थे। कम उम्री में ही शेर व शायरी शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि उनका जो घरेलू माहौल था, उनका जो ख़ानदान था, उनका जो घर वाले थे, उनके जो घर वाले थे सारे के सारे लोग शायर थे। क्या थे? शायर। सारे के सारे लोग शायरी किया करते थे, इसलिए अहमद फराज बचपन ही से शेर व शायरी की तरफ माइल हो गए थे और बचपन ही में शेर व शायरी शुरू कर दिए थे। आगे देखते हैं, पेशावर। अब देखते हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी रहे थे, लेक्चर की हैसियत से पेशावर यूनिवर्सिटी में खिदमत किए थे और नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। ठीक है, शेरी मजमुआ 12 है। कितने हैं? ये अहमद फराज के शेरी मजमुआ कितने हैं? 12 है। तो 12 किताब जो है ना हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, 12 किताबों के नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह की किल्लत थी, जगह थोड़ी सी कम थी, इसलिए हम आपको पढ़ करके सारी किताब का नाम बता देते हैं। 12 है ना, पहले नाम बता देते हैं फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उनकी जो यहाँ पे देख लीजिए, ये अहमद फराज के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अहमद फराज की कितनी शायरी मजमूए शाये हुए थे? 12। नंबर 1 तन्हा तन्हा, नंबर 2 दर्द आशोब, नंबर 3 नयाफत, नंबर 4 शबे खून, नंबर 5 मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, नंबर 6 जाना जाना, नंबर 7 बे आवाज़ गली कूचों में, नंबर 8 नाबीना शहर में आईना, नंबर 10 सब आवाज़ें मेरी है, नंबर 11 पस अंदाज मौसम, नंबर 12 ख्वाबे गुल परेशान है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ से किताब से जानना चाहते हैं तो आप ये किताब खोल करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो उनका शेरी मजमुआ क्या है? कितने हैं? 12। और ये रूमानी मिजाज के शायर थे। अहमद फराज रूमानी मिजाज के शायर थे। देख लेते हैं, मौत से पहले 2009 को बिहार के ज़िला दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे। उनका माहनामा 2 है, नंबर 1 इश्तियाक, नंबर 2 दास्तान। ये इश्तियाक जो शीन है ना इस तरह भी लिखा जाता है, इश्तियाक और दास्तान। ये शेर की किताबें अलग होती है और माहनामा अलग होती है। ठीक है, ये दो किताबें हैं। इंतकाल देखते हैं, इंतकाल 2009 को हुआ था। तो ये कुछ जानकारी थी मुसन्निफ़ साहब यानी राइटर के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो एक मरतबा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए हम लोग आज सबक की शुरुआत करते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो एक मिनट देख लीजिए,
यहाँ से आपका सबक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली गज़ल 29 और 30 दोनों गज़ल को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल करके बैठ जाइए, हम आपको बड़ी आसानी के साथ एक एक लाइन पढ़ करके समझा देते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी गज़ल की तारीफ़ को समझ लेते हैं कि गज़ल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये गज़ल जो है ना अरबी कसीदे के तशबीब से माखूज़ है, यानी गज़ल अरबी के लफ्ज़ से आया, अरबी ज़बान से आया है। ठीक है ना, तशबीब का ताल्लुक़ शबाब यानी जवानी के जज्बात से होता है, और ज़ाहिर के जवानी के जज्बात में हुस्न व इश्क़ की कैफियत शामिल होती है। यानी गज़ल है ना ज़्यादातर हुस्न की बुनियाद पर लिखा जाता है या फिर इश्क़ की बुनियाद पर लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि गज़ल का पहला शेर गज़ल का पहला शेर क्या होते हैं, आपस में हम काफ़िया होते हैं। क्या होता है, गज़ल का पहला शेर आपस में हम काफ़िया होते हैं, और गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, और गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। क्या, मक़ता कहा जाता है, और गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ दोनों होता है। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग इस छोटी सी तारीफ़ थी गज़ल की। ठीक है, तो अब आइए हम लोग गज़ल को पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा काफ़िया रदीफ़ किसे कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। गालिब साहब का शेर है कि जो लोग परेशान रहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा, उन लोगों के लिए शेर, आप परेशान ना होइएगा, आप लोगों के लिए शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। गालिब साहब फरमाते हैं कि गुज़र जाएगा ये दौर भी गालिब ज़रा इत्मीनान तो रख, गुज़र जाएगा ये दौर भी गालिब ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात। ठीक है नाज़रीन, एक और शेर है क्या, कुछ शिकायतें भी ज़रूरी है तुझसे ए ज़िंदगी, कुछ शिकायतें भी ज़रूरी है तुझसे ए ज़िंदगी, वरना कहाँ रोज़ रोज़ अपनी मुलाकातें होती है। तो ज़िंदगी से कुछ शिकायतें भी ज़रूरी है, वरना कहाँ रोज़ रोज़ अपनी मुलाकातें होती है। ठीक है ना, तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। गज़ल नंबर 29 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। कहने के दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समुंदर रखना। हमने कहा था गज़ल का पहला शेर को मतला कहा जाता है, और गज़ल के पहला शेर जो होता है दोनों आपस में हम काफ़िया होते हैं। तो देख लीजिए, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ये छुपा कर रखना समुंदर रखना। देखिए रखना रखना आ रहा है ना, रखना रखना है ना, इसी को रदीफ़ बोला जाता है ना, रखना रखना आ रहा है, हर शेर में देखिएगा रखना आएगा, तो इसको रदीफ़ बोला जाता है। और रदीफ़ से पहले वाला अल्फाज यानी रदीफ़ से एक कदम थोड़ा सा पीछे आइएगा तो वो पहला वाला जो लफ्ज़ होगा वो काफ़िया हो जाएगा। जैसे छुपाकर समुंदर, देखिए छुपाकर समुंदर, अल्फाज मिल रहा है कि नहीं, मतलब आवाज़ मिल रही है ना, छुपाकर समुंदर, तो इसी को हम काफ़िया बोला जाता है। ठीक है ना, सबसे लास्ट वाला अल्फाज रदीफ़ होता है, और रदीफ़ से पहले वाला अल्फाज क्या होता है, काफ़िया होता है। और गज़ल के पहले शेर को मतला और गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। थोड़ी सी तारीफ़ थी, और ज़्यादा आपको समझना तो हमने कहा था पिछले वाले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, हमने एक एक करके बताया था। ठीक है नाज़रीन, तो कह रहे दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समुंदर रखना। कहने कि गम और तकलीफ़ ये एक ऐसी सरमाया है, एक ऐसा ख़जाना है जो सबको नहीं दिखाया जाता है, सबसे छुपा कर यानी दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। आँख में बूंद आंसुओं का बूंदा हो ना हो, लेकिन दिल में समुंदर होना चाहिए आंसुओं का। आगे कह रहे हैं कि कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी ना रातों को मुनव्वर रखना। कह रहे हैं कि आज की रात को इतना भी मुनव्वर ना करो, आज की रात को इतनी भी अय्याशी ना करो कि जब ये रात गुजर जाए तो कल इस रात की याद आए, काश उस रात में हम पढ़ लिए होते या कुछ और कर लिए होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। कह रहे कि फराज साहब कह रहे, अहमद फराज कह रहे कि मुझे अपनी तबीयत पर हंसी आती है, अपनी मिजाज पर हंसी आती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि दुश्मनी संग से है, दुश्मनी पत्थर से है, लेकिन शीशे की तस्वीर बना कर रखता हूँ। दुश्मनी पत्थर से लेकिन शीशे की तस्वीर बना कर रखता हूँ। आगे देखते हैं। आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, पर ना ऐसी के कदम घर से बाहर रखना, कदम घर से ना बाहर रखना। कह रहे कि मेरे दिल को तेरे आने की उम्मीद कब नहीं थी, यानी तेरे आने की उम्मीद मेरे दिल को कब नहीं थी, हमेशा थी, लेकिन ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं घर से बाहर कदम रखता, यानी घर से बाहर तेरा पीछा करता, तेरे पीछे पीछे घूमता, ऐसी नहीं थी मेरे दिल को उम्मीद। ठीक है, आगे कह रहे जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ ना दिल पे रखना। कह रहे कि अगरचे हम
बज़्म में महफिल में अपने महबूबा का तज़किरा करे तो दर्द कैसा भी उठे तो अपने दिल पर हाथ ना रखना, ठीक है ना। तो ये गज़ल का आखिरी शेर था, इसको मक्ता कहा जाता है। अब दूसरे गज़ल की तरफ बढ़ते हैं, गज़ल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है नाज़रीन। कह रहे कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। कह रहे कि अपनी महबूबा से कह रहे कि तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम तुम्हारे सामने, यानी तुम जिस महफिल में बैठे हो वहाँ पे चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई जलाता है तो वो समझो नादान है। जैसे एक छोटा सा चिराग होता है, अगर इस चिराग को सूरज के सामने लेकर के जाएंगे या सूरज की रोशनी में जलाएंगे तो सूरज के सामने उस चिराग की कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। इसी तरह कह रहे कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने चिराग कोई हैसियत, कीमत नहीं रखती है। आगे देख रहे हैं, कह रहे कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। देखिए कितना प्यारा शेर है। शायर साहब कह रहे कि अपनी महरूमी पे, यानी कह रहे कि मुझे अपनी तबीयत पर हंसी आती है, अपने मिजाज पर हंसी आती है, यानी हम अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा नहीं करते हैं, हम अपने अंदर कोई खूबी पैदा नहीं करते, कोई अच्छाई पैदा नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की खूबी से, दूसरों की अच्छाई से, दूसरों की तरक्की से जलते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात करें, हम हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई अच्छा नहीं, लेकिन दूसरों की अच्छाई से हम जलते हैं। ये कौन सी बात है भी? तो बहुत ही प्यारा शेर है। आगे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बस्तियाँ दूर हुई जाती है रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। कहने कि बस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, यानी मतलब ये कि बस्तियों में जिस तरह प्यार मोहब्बत होता था ना, वो सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि शहर में प्यार मोहब्बत नहीं होता, शहर में सबको अपने से मोहब्बत होती है, कोई किसी का नहीं होता। ये गांव समाज का ये खूबसूरती है, गांव समाज की खूबसूरती है कि लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। वही बात कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहे हैं कि क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं जो ज़माने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। कह रहे कि उन बेचारों को खबर ही नहीं होती है जो दूसरों की आग बुझाने जाते हैं, जो दूसरों की तोहमत को ख़त्म, यानी दूसरों की इज्जत पर पर्दा डालने जाते हैं, उस बेचारों को खबर ही नहीं होती, खुद उसी की बेइज्जती हो जाती है। यानी जो दूसरों की आग बुझाने जाते हैं, खुद उसी बेचारे का दामन उसी आग से जल जाता है। यानी आजकल का ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि आप अगर किसी के दर्द पे मरहम लगाने जाएंगे ना तो लोग आप ही को फंसा देगा, लोग आप ही के ऊपर, यानी आप ही के किरदार के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो वही कह रहे, आगे कह रहे कि गो सिया बख्त है हम लोग पे रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग। कह रहे कि हम लोग अगरचे बदकिस्मत बदनसीब है, लेकिन हमारा दिल रोशन है। क्या? हमारा दिल रोशन है, यानी खुद हम अंधेरे में रहते हैं लेकिन दूसरों को नसीहत करते हैं, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। आगे कह रहे हैं, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों कर रहे अर्द पे बुझने चले जाते हैं चिराग। कह रहे कि जो लोग चांद पे बस्तियों को बसाने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं चांद पे जाऊंगा, ज़िंदगी बसाऊंगा, वहाँ पे ज़िंदगी जीऊंगा, उनसे कहा जा रहा है कि अब बेदार हो जाओ कि ज़मीन से अच्छाइयाँ ख़त्म होती जा रही है। कह रहे कि पहले ज़मीन की जो बुराइयाँ, उस बुराई को ख़त्म करो तब चांद पे जाना, यानी अपने आसपास की बुराई को ख़त्म करो फिर जाकर के कोई अच्छा इंसान बनना। वो कह रहे कि ऐसे बेदर्द हुए हम भी अब गुलशन पर कि बर्क़ गिरती रही तो जिंदा में जलाते हैं चिराग। कितना प्यारा शेर है। कह रहे कि हम लोग आज इतना बेदर्द, बेहिसास, बेहिस हो चुके हैं कि अल्लाह अकबर, दूसरों की तकलीफ़ पर हम लोग को हंसी आती है। यानी हमारे मुसलमान भाई अगर तकलीफ़ में हो तो उसकी तकलीफ़ में, उसके दर्द को देखकर हम लोग मजाक उड़ाते हैं। हम लोग इतना बेदर्द इंसान हो चुके हैं। तो दूसरों की मुसीबत को देख करके आप कभी खुश मत होइएगा, वरना हो वो मुसीबत आप पर भी आ सकती है, ठीक है नाज़रीन। आगे देखते हैं, कह रहे कि ऐसी तारीकी आंखों में बसी है फराज कि रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग। कहने कि हमारी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा है, और ऐसी अंधेरा है, यानी हम अपनी खुशियों में ऐसे मगन हो चुके हैं कि दिन तो दिन है, हम रात को भी अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो कह रहे हैं कि सिर्फ अपनों ही मतलब सिर्फ अपने बारे में मत सोचा करे, दूसरों के बारे में भी सोचा करे, ठीक है नाज़रीन। तो इस सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो गया। इस गज़ल का आखिरी शेर था, इसको मक़ता कहा जाता है, ठीक है नाज़रीन। तो आइए हम लोग सवालात को हल कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपका मुख्तसर तरीन सवाल शुरू हो जाता है, ठीक है नाज़रीन। यहाँ से देख लीजिए, तो पहला सवाल कर रहे हैं, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? तो देख लिया, अहमद फराज की पैदाइश 1933 को हुई थी, ठीक है ना। दूसरा सवाल करें, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो पेशावर में पैदा हुए थे, पेशावर में पैदा हुए। तीसरा सवाल करेगा, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो देख लीजिए, पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। उसके बाद चौथा सवाल करेगा, अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुए?
तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे, ठीक है ना। उसके बाद 5वां सवाल करें, अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? तो देख लीजिए मौत से पहले 2009 को बिहार के जिला दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ लाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 करें, अहमद फराज की शायरी के कितनी मजमूए शाये हुए थे? तो अहमद फराज के शायरी के 12 मजमूए शाये हुए थे। कितना पे देख लीजिए 12 मजमूए शाये हुए थे, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर सवालात करें। सवाल नंबर 1, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो लिख लीजिएगा अहमद फराज बुनियादी तौर पर रूमानी मिजाज के शायर थे। किसके शायर थे? रूमानी मिजाज के शायर थे, ठीक है नाज़रीन। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या है, असल मकसद क्या है? तो लिखिएगा अहमद फराज चूँकि रूमानी मिजाज के शायर थे इसलिए हुस्न इश्क ही उनकी शायरी का असल महवर है, हुस्न इश्क ही उनकी शायरी का असल महवर है। उसके बाद सवाल नंबर 3 कह रहे हैं अहमद फराज की शायरी किस किस हल्के में मकबूल हुई? तो लिख लीजिएगा अहमद फराज की शायरी अवामी हल्के में बेहद मकबूल हुई, ठीक है ना। आवाम, हर आम और ख़ास में, यानी हर छोटे बड़े में उनकी शायरी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि अहमद फराज की इदारत में कौन कौन से माहनामा और हफ्तावार शाये हुए? तो लिख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए अहमद फराज के माहनामा में नंबर 1 इश्तियाक, नंबर 2 दास्तान, ठीक है ना। यानी अहमद फराज की इदारत में नंबर 1 इश्तियाक, नंबर 2 दास्तान, ये 2 माहनामा शाये हुए थे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 करें कि उर्दू गज़ल में आज़ाद गज़ल का तजुर्बा कैसा रहा? तो लिख लीजिएगा अब तक मुख्तलिफ असनाफ में कई तरह के तजुर्बे किए गए हैं। जिस तरह हर तजुर्बे का कामयाब होना ज़रूरी नहीं होता है, इसी तरह आज़ाद गज़ल का भी कामयाब होना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो गज़ल यानी आज़ाद गज़ल कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं करें गज़ल अरबी की किस सनफ़ से माखूज़ है? तो लिख लीजिएगा गज़ल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज़ है और तशबीब का ताल्लुक शबाब यानी जवानी के जज्बात से होता है और जवानी के जज्बात में हुस्न इश्क की कैफियत शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 करें कि जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होती है उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होती है उस गज़ल को गैर मुरद्दिफ़, क्या गैर मुरद्दिफ़ कहा जाता है। सवाल नंबर 8 कह रहे हैं कि दक्कन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? तो लिख लीजिएगा दक्कन के मारूफ शेरोली, ठीक है ना। दक्कन के मारूफ शेरोली दक्कनी के ज़रिया उर्दू शुमाल तक ये गज़ल पहुँची, ठीक है ना, गज़ल उर्दू शुमाल तक पहुँची। उसके बाद सवाल नंबर 9 करें गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। सवाल नंबर 10 करें गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो लिख लीजिएगा गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम छोटा सा यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक़ता कहा जाता है, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद तवील सवालात देख लीजिए। तवील सवालात में यहाँ से देख लीजिए, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। तवील सवाल आता ना, तो सवाल नंबर 4 देख लीजिए, सबसे नीचे वाला सवाल, ठीक है ना, सबसे तवील सबसे छोटा सा सबसे नीचे वाला सवाल देख लीजिए। कह कि दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद बनाए। ज़िद का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है नाज़रीन, उल्टा। तो आप कैसे बनाइएगा? हक़ की ज़िद क्या होती है? हक़ की ज़िद बातिल, क्या होती है? बातिल। उसके बाद नशेब की ज़िद क्या होती है? फराज। नशेब का मतलब नीचा, फराज का मतलब ऊपर। नशेब की ज़िद क्या होती है? फराज। जुल्म की ज़िद क्या होती है? अदल। जुल्म का मतलब जुल्म किसी पर मुसीबत डालना और अदल का मतलब इंसाफ। तो जुल्म की ज़िद क्या होती है? अदल। कसरत की ज़िद क्या होती है? कसरत का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो कसरत का क्या होगा? ज़िया। क्या होगा? ज़िया। उसके कसरत का क्या होगा? ज़िया, ठीक है ना। और बस इतना ही है, ठीक है नाज़रीन।